प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं दिलेश्वर भट्ट आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्मार्ट पीएससी एकेडमी पर। साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और अपनी तैयारी में सजग रूप से बने होंगे। साथियों, सबसे पहले आप सभी से मैं सॉरी बोलना चाहता हूं कि कल की कक्षा न ही मैं सका, न ही छत्तीसगढ़ भूगोल का क्लास नहीं हो पाया है और मैथ्स का आज भी क्लास नहीं हो पाया है। उसका एक रीजन है क्योंकि सर का एकदम ज्यादा तबीयत खराब हो गया है। इस वजह से सर क्लास नहीं ले पाए हैं और कल मेरा भी एकदम बहुत ही जरूरी काम था। इस वजह से मैं भी क्लास नहीं ले पाया हूं। उसके लिए सॉरी। तो कोई बात नहीं। मैं कंटिन्यू करता हूं और आज हम पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ के नदी अपवाह तंत्र। इससे पिछली कक्षा में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, तो इसके पिछली कक्षा में हम लोग छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक विभाजन पढ़े हैं। इस प्राकृतिक विभाजन के अंतर्गत हम लोग पर्वत पढ़े हैं, पठार पढ़े हैं। उप विभाजन के अंतर्गत प्रमुख चोटियों पढ़े हैं। अलग अलग उप विभाजन के अंतर्गत अलग अलग पर्वत चोटियों को हम लोग पढ़ चुके हैं, अलग अलग पठार को पढ़ चुके हैं। ये जो पर्वत पठार है इसका ढलान भी हम लोग पढ़े हैं और नदी अपवाह तंत्र का छोटा सा हिंट भी हम लोग किए हैं कि कौन सा नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत ये प्राकृतिक प्रदेश आएगा। ठीक है, कौन से नदी प्रमुख है इस प्राकृतिक विभाजन के अंतर्गत, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। तो उतना ज्यादा बताने की आवश्यकता भी नहीं है। तो चलिए, आज की क्लास में हम लोग ज्यादा देरी ना करते हुए इस थ्योरी क्लास का प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि नदी क्या होती है, सहायक नदी क्या होती है और नदी अपवाह तंत्र ये क्या होता है। इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद हम लोग नदी अपवाह तंत्र को प्रारंभ करेंगे। उससे पहले आप लोगों को बता दूं, ये जो नदी अपवाह तंत्र है, ये नदी अपवाह तंत्र अपने आप में बहुत ही बड़ा टॉपिक है। लगभग ये 6-7 दिन का हो जाता है अगर अच्छे से क्लास अगर लिया जाए तो। इस 6-7 दिन को हम लोग कम समय में, इससे आधा मतलब 3-4 दिनों में ही खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का जो जिस प्रकार से आप लोगों के लिए होमगार्ड पुलिस में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसी प्रकार से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में हम लोग देरी न करते हुए थ्योरी क्लास का प्रारंभ करेंगे और सबसे पहले हम लोग समझेंगे क्या नदी क्या है। तो नदी क्या है इसे हम लोग समझते हैं। नदी क्या है? नदी एक अविरल धारा है। क्या है? नदी एक अविरल धारा है जो कि किसी पर्वत से निकलती है। पर्वत के अलावा पठार से निकलता है। किससे निकलता है? पठार से निकलता है। ये पठार से निकलता है। पठार के अलावा झील से निकलता है। झील से निकलता है और झील के अलावा पर्वत, पठार, झील और हिमनद से निकलते हैं। बड़े बड़े हिमनद से निकलता है। किससे निकलता है? हिमनद से निकलता है। ये क्या है? ये एक नदी की धारा है। नदी पानी की एक धारा है जो कि किसी पर्वत से, पठार से, झील से, हिमनद से निकलती है और निकलने के बाद सागर में, महासागर में जाकर समाहित हो जाती है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? नदी कहते हैं। ठीक, ये आपको पता चल गया। ये क्या है? एक मुख्य नदी की एक विशेषता है जो कि किसी नदी से, जो कि किसी पर्वत से, ये क्या है? पर्वत है। ये क्या है? पठार है। ये क्या है? ये है ही झील। ये है झील। और ये क्या है? झील हो गया, पर्वत हो गया, पठार हो गया, हिमनद है। क्या है? हिमनद है। हिमनद है, इनसे निकलती है और निकलने के बाद अगर कोई मुख्य नदी है तो वो मुख्य नदी किसी सागर में, महासागर में या किसी खाड़ी में जाकर समाहित हो जाती है। ठीक है, अगर सहायक नदी है तो वो मुख्य नदी में जाकर क्या हो जाएगा? समाहित हो जाएगा भाई। ठीक, अब सहायक नदी की बात आ ही गई है तो सहायक नदी क्या होती है इसके बारे में हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। सहायक नदी वो है जो मुख्य नदी में जाकर क्या हो जाती है? मिल जाती है। ये क्या है? ये सहायक नदी हो जाएगा। इस प्रकार से ये क्या है? सहायक नदी है। ये क्या है? सहायक नदी है, किसी मुख्य नदी में जाकर मिल जाती है, वो क्या है? सहायक नदी है। ये बहुत छोटे छोटे नदियां होती है। ठीक है, ये आपको पता चल गया सहायक नदी। और इन सहायक नदियों की भी और सहायक नदी होती है, छोटी छोटी, इनकी भी नदी आकर इसमें मिल जाती है इस प्रकार से।
इस प्रकार से यहाँ पे और छोटी छोटी नदियां आकर मिल जाती हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी सहायक नदी की भी सहायक नदी हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, सहायक नदी की भी सहायक नदी हो जाएगा। ठीक है, तो सहायक नदी की भी सहायक नदी और मुख्य नदी की सहायक नदी और सहायक नदी की भी सहायक नदी आपस में जब मिलती है तो ये एक जाल का निर्माण कर रहा है। किस प्रकार का, एक जाल का निर्माण कर रहा है, कुछ इस प्रकार का ये जाल का निर्माण कर लिए। ठीक है, ये जाल का निर्माण कर लिए, यही जाल क्या हो जाएगा, यही जाल जो बना हुआ है यही अपवाह प्रणाली है। ये क्या है, यही नदी अपवाह, नदी अपवाह, नदी अपवाह प्रणाली है। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं अन्य रूप में नदी अपवाह तंत्र। क्या कहते हैं, नदी अपवाह तंत्र। क्या कहते हैं, प्रणाली या नदी अपवाह तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो नदी क्या है आपको पता चल गया, सहायक नदी क्या है पता चल गया, और अपवाह तंत्र भी क्या है ये भी आपको पता चल गया। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, मैं ऐसा आशा करता हूं भाई। ठीक है, अब एक नदी को पढ़ना है, क्या है, एक नदी को पढ़ना है, तो पढ़ने के लिए क्या क्या आवश्यकता होती है, क्या क्या हम लोग नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो देखिए भाई, कोई ना कोई पर्वत से, कोई ना कोई पर्वत से क्या होगा, इसका उद्गम हुआ होगा, है ना। तो उद्गम स्थल के रूप में हम जानेंगे, क्या जानेंगे, उद्गम स्थल, उद्गम स्थल। अगर कोई भी नदी को पढ़ना है तो सबसे पहले उसका उद्गम ही होगा, तो उद्गम स्थल पढ़ेंगे। उद्गम स्थल पढ़ लिए, कोई नदी आकर इनमें मिल जा रही है तो ये क्या हो जाएगा, इसका सहायक नदी, तो सहायक नदी पढ़ेंगे। ठीक है भाई, क्या पढ़ेंगे, सहायक नदियां पढ़ेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे बस्ती बसे जाएगी, बस्ती बसे जाएगा, तो बस्ती बसे जाएगा तो इसके अंतर्गत जो प्रमुख तट होंगे उसके किनारे पे कोई शहर होगा, तो तटीय शहर यहाँ पे पढ़ेंगे, तटीय, तटीय शहर। ये शहर है, शहर है, इस वजह से यहाँ पे कृषि कार्य किया जाएगा। तो कृषि कार्य किया जाएगा, तो कृषि कार्य करने के लिए इसमें परियोजना की आवश्यकता होगी, इसके लिए कि सिंचाई के लिए परियोजना की आवश्यकता होगा, तो यहाँ पे क्या बनाया जाएगा, सिंचाई परियोजना का निर्माण किया जाएगा। क्या किया जाएगा, नदी परियोजना का निर्माण किया जाएगा, तो नदी परियोजना, नदी परियोजना, इसका हम लोग अध्ययन करेंगे भाई। क्यों, क्योंकि एक नदी के अंतर्गत आपको ये सब टॉपिक पढ़ना है इस वजह से। ठीक है, और क्या पढ़ेंगे, अगर कोई पर्वत है, कोई ऊंचे पर्वत है और उस ऊंचे पर्वत से नीचे जब गिरते हैं, तो नीचे गिरते हैं तो वहां पे झरने का निर्माण होता है, जलप्रपात का निर्माण होता है, तो उस नदी में जलप्रपात का निर्माण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जलप्रपात, जलप्रपात का निर्माण हो जाएगा, तो हम लोग जलप्रपात को पढ़ेंगे भाई। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पे आपस में एक ही जगहों पे, एक ही जगहों में दो नदी एक ही में जगहों में आकर मुख्य नदी से मिल जाती है, जहां पे त्रिवेणी संगम बनता है। क्या होता है, त्रिवेणी, त्रिवेणी संगम, संगम हो जाता है, तो उस स्थल को हम लोग पढ़ेंगे भाई, त्रिवेणी संगम है। ठीक है, और उस नदी की क्या विशेषता हो सकती है, कि वो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी है क्या, छत्तीसगढ़ की सबसे दूसरी नदी है क्या, बड़ी नदी है क्या, प्रदूषित नदी है क्या, इस प्रकार की विशेषता आपको देखने को मिलेगा। तो विशेषता हम लोग याद करेंगे, क्या याद करेंगे, विशेषता, विशेषता के रूप में उस नदी अपवाह तंत्र को याद करेंगे। ठीक है भाई, उसके बाद किसी मुहाने पर, किसी सागर में जाकर मिल जाएगी, है ना, मिल जाएगी, तो वहां पे उस नदी का क्या होगा, विसर्जन हो रहा है, तो उस नदी का विसर्जन पढ़ेंगे, उस नदी का विसर्जन पढ़ेंगे भाई। ठीक है, तो उद्गम से लेकर विसर्जन तक उस नदी की लंबाई जो रहेगी, मुख्य लंबाई रहेगा, तो उसकी हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन क्या करेंगे, लंबाई, लंबाई को याद करेंगे। अब ये लंबाई ऐसा भी हो सकता है कि हमारे छत्तीसगढ़ में भी है और दूसरे राज्य में भी इसका विस्तार देखने को मिलेगा, जैसा कि गंगा नदी, गंगा नदी बोल रहा हूं, सॉरी, महानदी, महानदी हमारे छत्तीसगढ़ में उद्गम होता है, उद्गम होने के बाद हमारे छत्तीसगढ़ के साथ साथ वह उड़ीसा में जाकर प्रवाहित होता है, और उड़ीसा में जाने के बाद कट के निकट वो विसर्जन हो जाता है। ठीक है,
तो हमारे छत्तीसगढ़ में उसकी कुल लंबाई कितनी होगी, अन्य दूसरे राज्य में उसकी कुल लंबाई कितनी होगी, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे जी। ठीक है, तो ये क्या है, एक नदी है, उस नदी के अंतर्गत आपको इतने सारे को पढ़ना है भाई। ठीक है, इतना टॉपिक को आप लोगों को पढ़ना है। देखिए, जो लंबाई है उसको हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, सभी टॉपिकों को पढ़ेंगे, लेकिन आज का क्लास रहने वाला है, कल का क्लास रहने वाला है, उसमें एक ही जगह में, एक ही स्लाइड में सभी टॉपिकों को रख देंगे तो पूछ पूछ हो जाएगा, उतना ज्यादा मजा नहीं आएगा। ठीक है, एक ही जगह सब हो जाएगा, गदर फदर सब, उसको हम लोग पढ़ नहीं सकते। तो उसके वजह से क्या करेंगे, ये जो जल प्रपात है, नदी परियोजना है, उसको एक ही क्लास में हम लोग क्लास को में ही खत्म करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ जो तटीय शहर है, जो लंबाई है, उसको हम लोग अलग से अध्ययन करेंगे। जब लास्ट कक्षा हम लोग पढ़ रहे होंगे गोदावरी अपवाह तंत्र, उसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे, लास्ट जब समय बचा रहेगा तो उसके अंतर्गत जो तटीय शहर है, लंबाई है, उसको हम लोग अध्ययन कर लेंगे अलग से। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है इसको किस प्रकार से हम लोगों को अध्ययन करना है ये आप लोगों को मैं बता चुका हूं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं, अब हम लोग छत्तीसगढ़ की जो नदी अपवाह तंत्र है उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है भाई, चलिए तो फिर आप लोगों को बता दूं कि छत्तीसगढ़ की जो नदी अपवाह तंत्र है क्या है, छत्तीसगढ़ की जो नदी अपवाह तंत्र है, छत्तीसगढ़ की नदी नदी अपवाह अपवाह तंत्र है, इस नदी अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है, तो ये जो नदी अपवाह तंत्र है इसे 5 भागों में बांटा गया है। 5 नदी अपवाह तंत्र में बांटा गया है। ढलान के दृष्टिकोण से, पर्वतों के माध्यम से इनका क्या हो चुका है, विभाजन हो चुका है। जैसा कि आप लोगों को बता दूं, ये जो पर्वत है, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे आप लोगों को मैकल श्रेणी देखने को मिलेगा। कौन सा, मैकल श्रेणी देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको बेलाडीला की पहाड़ी देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे केशकाल घाटी देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, केशकाल घाटी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ राव घाट देखने को मिलेगा। ये सब क्या है, ये पर्वत है। ये पर्वतों के द्वारा क्या किया जाता है, नदी का विभाजन किया जाता है। अब इनका ढाल किस ओर है, इसका ओर है दक्षिण की ओर, तो ये दक्षिण की ओर बहेगा, इनसे निकलने वाली नदियां। और ये जो मैकल श्रेणी है इसकी ढाल किस ओर है, तो इसकी ढाल है पूर्व की ओर, तो इसकी जो नदी निकलेगा उसका उद्गम होगा वो पूर्व की ओर बहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ियां, पंडरा पाठ पाठ प्रदेश। ठीक है, छुरीमती रंगा उदयगढ़ की पहाड़ियां, ये आपको देखने को मिलेगा। इनकी जो ढाल है वो ढाल किसकी ओर है, उत्तर की ओर है, तो यहाँ पे उत्तर की ओर बहेगा, यहाँ पे पूर्व की ओर बहेगा, यहाँ पे दक्षिण की ओर बहेगा। तो ये क्या है, ये अपने आप में ही क्या है, ये अपने आप में ही नदी के ढाल को विभाजित कर दिए, पर्वत पठार। ठीक है, इसके ही आधार पर हमारे छत्तीसगढ़ की नदी अपवाह तंत्र है, ढाल के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है उत्तर की ओर सोन नदी अपवाह तंत्र। कौन सी नदी अपवाह तंत्र, सोन नदी अपवाह तंत्र। यहां से एक नदी निकलते हैं, उसका नाम क्या है, सोन नदी है। क्या, कौन सी नदी है, सोन नदी है भाई। और इन्हीं सोन नदी से जाकर हमारे छत्तीसगढ़ की नदियां उत्तर की ओर बहते हुए, यहाँ पे बहुत सारी नदियां हैं, इस प्रकार से जाकर किसमें, सोन नदी में जाकर मिलती है। और उस नदी को हम लोग क्या कहते हैं, तो उस नदी को हम लोग कहते हैं सोन नदी अपवाह तंत्र। अब सोन नदी अपवाह तंत्र ऐसा नहीं है कि एक दिशा में बह रहे हैं, इसमें बहुत सारी नदी बह रही हैं, उसका नेतृत्व एक नदी कर रही है, बड़ी नदी कर रही है, इस वजह से उस नदी को और बाकी उनकी सहायक नदियों को एक नाम से जाना जाएगा, जिसका नाम क्या रहेगा, उसका जाल बनने रहेगा, उसका नाम रहेगा, उसी को ही हम लोग कहते हैं अपवाह तंत्र। और उस अपवाह तंत्र के अंतर्गत जो मुख्य नदी है, उस मुख्य नदी के नाम पर ही नदी अपवाह तंत्र को रखा जाता है, जिसका नाम है, उत्तर की ओर हमारे छत्तीसगढ़ में बहती है, जिसका नाम है सोन नदी अपवाह तंत्र। ठीक है, इसके अंतर्गत आपको बहुत सारी नदी देखने को मिलेगा ये। ठीक है भाई, ये कौन सी नदी है, ये है नेउर नदी, बनास नदी, गोपत नदी, रेहन नदी और कन्हार नदी। ये आपको देखने को मिलेगा किसके अंतर्गत, सोन नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत। ठीक है, तो एक नदी अपवाह तंत्र है जिसका नाम है सोन नदी। सोन नदी, सोन गंगा कहना उचित है, क्योंकि पटना में जाकर ये किससे मिल जाएगा, ये मिल जाएगा गंगा से, पटना में।
पटना में जाकर गंगा से मिल जाएगी। इस वजह से सोन गंगा नदी अपवाह तंत्र, नदी अपवाह तंत्र कहेंगे पहला। कौन सा? सोन गंगा नदी अपवाह तंत्र। ठीक है, ये हो गया, आपको पता चल गया। इसके साथ साथ यहां पास पाट प्रदेश से एक नदी निकलती है, उस नदी का क्या नाम है? इस नदी का नाम है शंख नदी। कौन सी नदी है? शंख नदी। और झारखंड से एक नदी आकर बहती है जिसका नाम है कोयल नदी। ये कौन सी नदी है? कोयल नदी, ये शंख नदी है। इन दोनों के मिलने से एक नदी का उद्गम होता है, एक नदी का नामकरण होता है जिसका नाम क्या है? इसका नाम है ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी क्या है? इनका अपवाह तंत्र अलग से देखने को मिल जाएगी, क्योंकि ब्राह्मणी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर रही है भाई। ठीक है, तो ये अलग नदी है, अलग अपवाह तंत्र बना लिया है, इस वजह से इस अपवाह तंत्र को हम लोग ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र कहेंगे, नदी अपवाह तंत्र कहेंगे। तो दूसरा नदी अपवाह तंत्र हो गया कौन सा? ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र। ठीक है, दो नदी अपवाह तंत्र देख लिए। इसके साथ साथ यहां से बहुत सारे नदी आपको और निकल कर देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ के मध्य क्षेत्र में। और मध्य क्षेत्र कहने का मतलब है महानदी बेसिन। और महानदी बेसिन का नामकरण पड़ा है महानदी और उनकी सहायक नदियों से ही उनका नामकरण पड़ा हुआ है। इस वजह से जो महानदी है, कौन सी नदी है? महानदी है। इस महानदी का उद्गम आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा, ये इस प्रकार से। और ये इस प्रकार से जाते हुए कहां पर चला जाएगा? इस प्रकार से उड़ीसा कटक होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाएगा भाई। ये कौन सा है? ये है महानदी है। तो महानदी की भी सहायक नदी आपको देखने को मिलेगा यहां से इस प्रकार से, यहाँ पे आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा। ठीक है, ये कौन सा है? ये है शिवनाथ नदी। और शिवनाथ नदी ही नहीं, इनसे आने वाले बहुत सारे नदी आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि यहाँ पे सियार नदी, सिलियारी नदी, पैरी सोढ़ूर नदी और पैरी नदी, ये इस प्रकार से देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत सारी नदी यहाँ पे देखने को मिलेगा। बाहर में भी जाकर हमारे तेल नदी जाकर हमारे देवघर देवभोग क्षेत्र में निकलते हैं, उद्गम होता है, वो उड़ीसा में जाकर मिलते हैं। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे ईब नदी देखने को मिलेगा, हसदेव नदी देखने को मिलेगा, इस प्रकार से हसदेव नदी देखने को मिलेगा, मांड नदी देखने को मिलेगा भाई। ठीक है, तो ये क्या है? महानदी है और उनसे जो प्रमुख सहायक नदी है उनके मिलने से एक नदी अपवाह तंत्र का निर्माण होता है जिसका नाम है महानदी अपवाह तंत्र। महानदी अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र। कौन सा नदी अपवाह तंत्र? महानदी अपवाह तंत्र। मतलब तीन नदी अपवाह तंत्र आपको पढ़ने को देखने को मिल गया। साथ ही साथ एक और नदी अपवाह तंत्र को जान लीजिए, यहाँ पे मैकल श्रेणी है, तो मैकल श्रेणी का जो पर्वत है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। अब इसके ये पश्चिमी पूर्वी हिस्सा है, अब पूर्वी हिस्से से जो नदी निकलेगा वो किस ओर बहेगा? वो पूर्व की ओर बहेगा। तो ये जो इस पार जो नदी है, इस पार के पश्चिमी नदी है, ये जब इसका उद्गम होगा तो ये काटते हुए पर्वत को ये निकलेगा क्या? नहीं, ये पुराना है ना, पहले से ही बह रहा है। इस वजह से ये क्या होगा, यहाँ से जो नदी निकलेगी इस प्रकार से, वो कुछ इस प्रकार से बहेगा। किस ओर बहेगा? पश्चिम की ओर बहेगा। और पश्चिम की ओर जब बहेगा तो यहाँ से एक और नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? नर्मदा नदी। और इस नर्मदा नदी से जाकर मिल जाएगा। तो ये नर्मदा नदी कहां जाकर मिलेगा? यह खंभात की खाड़ी में जाकर गिर जाएगा, अरब सागर में जाकर मिल जाएगा। इस वजह से इसको क्या कहेंगे हम लोग? नर्मदा नदी अपवाह तंत्र कहेंगे। क्या कहेंगे? नर्मदा नर्मदा नदी अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र। अब ये ऐसा क्यों कह रहा हूं सर? नर्मदा नदी हमारे यहाँ न बह रहा है, नहीं ब्राह्मणी नदी हमारे यहाँ नहीं बहती, सोन नदी भी हमारे यहाँ नहीं बहती, तो फिर इसका नाम ही क्यों ऐसा रख दिया गया कि बाहर के जो नदियां हैं उसी के ही नाम पे रख दिया गया? ऐसा इस वजह से है क्योंकि ये जो नर्मदा नदी है यह मुख्य नदी है। इनकी सहायक नदी के रूप में, नर्मदा नदी की सहायक नदी के रूप में बंजर और ताड़ा नदी जा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार सोन नदी के सहायक नदी के रूप में रिहंद नदी, कन्हार नदी, गोपद, बनास, नेरू नदी जाकर मिल रही हैं, हमारे छत्तीसगढ़ की नदियां। तो ये क्या है? ये उनकी सहायक नदियां। और ये जो मुख्य नदी के रूप में जा रही हैं वे किसी अन्य सहायक नदी के रूप में गंगा नदी से जाकर मिल रही हैं। और गंगा नदी जाकर कहां पे जाकर बह रही है? बंगाल की खाड़ी में।
ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर रही है तो वो क्या हो जाएगा, मुख्य सहायक नदी हो जाएगा। तो ये है उसी के नाम पर इस वजह से पड़ा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार नर्मदा नदी उसी प्रकार से पड़ा, ब्राह्मणी नदी भी वही उसी प्रकार ही पड़ा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनकी जो सहायक नदी है वो जाकर मिल रही है मुख्य नदी से, और मुख्य नदी जाकर किसी सागर में, महासागर में जाकर मिल रही है भाई। ठीक है, ये 4 नदी अपवाह तंत्र आपको देखने को मिल गया। एक और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा नहीं है, वो एक ही है ना। 5वें नंबर का है हमारे छत्तीसगढ़ की नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है, उसका नाम है गोदावरी नदी अपवाह तंत्र। ये नासिक से त्र्यंबक की पहाड़ी से एक नदी का उद्गम होता है, उस नदी का क्या नाम है, गोदावरी नदी है। कौन सी नदी है, गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी का उद्गम हुआ है। ठीक है, ये है भाई, तो ये क्या है, गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी है, और गोदावरी नदी ही मुख्य नदी है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, गोदावरी नदी अपवाह तंत्र हो जाएगा। ठीक है, गोदावरी नदी अपवाह तंत्र हो जाएगा। क्यों ऐसा, क्योंकि यहां से उड़ीसा से एक नदी निकलती है जिसका नाम है इंद्रावती नदी। कौन सी नदी, इंद्रावती नदी, और इंद्रावती नदी भद्रकाली में जाकर मिल जाती है, किसे, गोदावरी नदी में। तो भद्रकाली के समीप जाकर गोदावरी नदी से मिल रही एक नदी जिसका नाम है इंद्रावती नदी, वो क्या है, सहायक नदी है गोदावरी नदी की। ठीक उसी प्रकार यहाँ से एक और नदी आकर निकल रही है, उसका नाम है सबरी नदी, और सबरी नदी यहाँ पास बहते हुए आकर फिर से गोदावरी नदी में मिल गए। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं जो दक्षिण छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो नदी है, वो दक्षिण नदी है, वो किसे आकर मिल रही है, वो गोदावरी नदी में आकर मिल रही है। तो मुख्य नदी गोदावरी नदी हो गया। तो इस नदी अपवाह तंत्र को हम लोग गोदावरी नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत रखेंगे भाई। तो ये 5 प्रकार की नदी अपवाह तंत्र आपको देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ के अंतर्गत। तो ये छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आपको नदी अपवाह तंत्र है, उस नदी अपवाह तंत्र को 5 प्रकार से देखने को मिलेगा। पहले तो यही है कॉन्सेप्ट, पहले यही समझिए कि 5 प्रकार से है। ठीक है, 5 प्रकार की नदी अपवाह तंत्र में बांटा गया है, जिसमें से पहला है गंगा नदी अपवाह, सोन गंगा नदी अपवाह तंत्र, दूसरा है ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र, तीसरा है नर्मदा नदी अपवाह तंत्र, और चौथा है महानदी अपवाह तंत्र, पांचवा है गोदावरी नदी अपवाह तंत्र। ठीक है भाई, तो इनका क्या है, अलग अलग क्षेत्रफल है, अलग अलग क्षेत्रफल है बहाव के दृष्टिकोण से, जिसमें से आपको सर्वाधिक सर्वाधिक हिस्सों में सर्वाधिक हिस्सों में बहाव आपको देखने को मिलेगा, प्रवाह क्षेत्र देखने को मिलेगा, वो है महानदी अपवाह तंत्र का। वही सबसे कम आपको देखने को मिलेगा नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। ठीक है, तो चलिए इसको पहले देखते हैं, पहले इसका क्षेत्रफल देखते हैं, इनका प्रतिशत में योगदान देखेंगे फिर। ठीक है, कौन सा छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा नदी अपवाह तंत्र है, कौन सा छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नदी अपवाह तंत्र है, ये आप ही डिसाइड कर सकते हैं उसके बाद। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ की नदी अपवाह तंत्र। छत्तीसगढ़ की नदी अपवाह तंत्र, तो छत्तीसगढ़ के जो नदी अपवाह तंत्र है वो है कितना, 5 प्रकारों में विभाजित है। कितने भागों में, 5 भागों में विभाजित है, जिसमें से पहला है कौन सा, नर्मदा नर्मदा अपवाह तंत्र। चलिए नर्मदा बस लिख रहा हूं, अपवाह तंत्र मैं नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, नर्मदा अपवाह तंत्र, क्योंकि स्पेस में देखो छोटा देखने को मिल जाएगा। दूसरा कौन सा है, दूसरा है ब्राह्मणी ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र। ठीक है, दूसरा ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र। तीसरा है कौन सा, तो तीसरा है सोन गंगा नदी अपवाह तंत्र। सोन गंगा सोन गंगा नदी अपवाह तंत्र, आप लोग पूरा लिखिएगा। ठीक है, सोन गंगा नदी अपवाह तंत्र। तीसरा है गोदावरी गोदावरी ये चौथे नंबर का है, गोदावरी नदी अपवाह तंत्र। और पांचवा है सबसे बड़ा है, वो है महानदी महानदी अपवाह तंत्र। ठीक है, अब इसको मैं क्रम से लिखा हुआ हूं, छोटे से बढ़ते, मतलब बढ़ते क्रम में मैं लिखा हूं नदी अपवाह तंत्र को, जिसमें से हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे जो छोटा अपवाह तंत्र है वो है नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। कौन सा है भाई, नर्मदा नदी अपवाह तंत्र है।
ये जो नर्मदा नदी अपवाह तंत्र है, अगर इसकी कुल क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं तो इसका कुल क्षेत्रफल आपको देखने को मिलेगा 750 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 750 750 वर्ग किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 750 बस बोला हूं, 750 वर्ग किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा। किसका क्षेत्रफल? नर्मदा नदी अपवाह तंत्र का क्षेत्रफल देखने को मिलेगा। ठीक, कितना? 750 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है नर्मदा नदी अपवाह तंत्र का। दूसरा कौन सा है? तो दूसरे नंबर पे आता है ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र। और इस ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र का क्षेत्रफल कितना है? तो 1.4242। अब इसमें हजार बोलूंगा मैं, इसमें हजार नहीं बोला हूं। ठीक है, तो मैं ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र की बात करूं तो 1.42 हजार हजार वर्ग किलोमीटर है। इसमें हजार नहीं बोला हूं, 750 वर्ग किलोमीटर बोला, लेकिन ब्राह्मणी नदी में 1.42 हजार वर्ग किलोमीटर बोला हूं। ठीक है, इसका आप अंतर समझिएगा। अगला है सोनगंगा। अगला कौन सा है? सोनगंगा नदी अपवाह तंत्र। और ये जो सोनगंगा नदी अपवाह तंत्र है, इसका अगर क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं तो 18.789 हजार वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कितना? 18.789 हजार वर्ग किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा सोनगंगा नदी अपवाह तंत्र का क्षेत्रफल। वही गोदावरी नदी अपवाह तंत्र की अगर मैं बात करूं तो गोदावरी नदी अपवाह तंत्र का क्षेत्रफल आपको देखने को मिलेगा 36.49 36.49 हजार वर्ग किलोमीटर, हजार वर्ग किलोमीटर देखने को मिलेगा। ठीक है, कितना? 36.49 हजार वर्ग किलोमीटर आपको गोदावरी नदी अपवाह तंत्र का क्षेत्रफल देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, अब महानदी अपवाह तंत्र की अगर क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा 77 कितना? 77.43 हजार वर्ग किलोमीटर। कितना है? 77.43 हजार वर्ग किलोमीटर आपका क्षेत्रफल देखने को मिलेगा महानदी अपवाह तंत्र का। तो ये क्या है? बढ़ते क्रम में आपको मैं बता दिया हूं भाई। ठीक है, घटते क्रम से अगर पूछे तो पहला क्वेश्चन होगा महानदी, गोदावरी नदी, सोन नदी, ब्राह्मणी नदी, नर्मदा नदी। इसमें सुमेलित करिए करके एक प्रश्न पूछे जाएगा, जिसमें से आपको नदी अपवाह तंत्र दिया रहेगा, उसमें से बढ़ते से घटते क्रम और घटते से बढ़ते क्रम में पूछा जाएगा। दूसरा, क्षेत्रफल में पूछा जाएगा, क्षेत्रफल कितना है इनका, ये भी आप लोगों को बता देना है। घटते से बढ़ते क्रम ये भी बता देना है, और बढ़ते से घटते क्रम भी आपको बता देना है। ठीक है, इसके साथ साथ ही ये क्षेत्रफल हो गया। ये क्या है? ये क्षेत्रफल के अनुसार हो गया, क्षेत्रफल हो गया। अब क्षेत्रफल के अलावा इसे प्रतिशत में भी प्रश्न पूछा जाएगा। किस प्रकार से? प्रतिशत में भी प्रश्न पूछ लेगा कि कौन सा सोन नदी का, नर्मदा नदी का, महानदी का कितना प्रतिशत योगदान है, महानदी अपवाह तंत्र का कितना प्रतिशत योगदान है, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा। तो आप लोगों को बता दूं कि नर्मदा नदी अपवाह तंत्र है, ये 0. कितना? 0.55% आपको देखने को मिलेगा कि इसका नर्मदा नदी अपवाह तंत्र का योगदान देखने को मिलेगा। ये जो नर्मदा पूरे नदी अपवाह तंत्र है अपने आप में 100% होगा, 100% होगा। ये सभी क्षेत्रफल को काउंट कर लेंगे तो 100% हो जाएगा, जिसमें से 0.55% आपको देखने को मिलेगा नर्मदा नदी अपवाह तंत्र का। मतलब आधा प्रतिशत, एक नहीं है, आधा है। अगर इससे मैं 2 गुना कर दूं, इससे अगर मैं 2 गुना कर दूं तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, सीधा सीधा आधा का 2 गुना 1 हो जाता है भैया। तो 1%, और 1 के बाद और कुछ याद कर लीजिए, जैसा कि 1.03, कितना? 1.03%। ठीक है, पहला आप याद कीजिए 55, मतलब आधा। अब आधा का 2 गुना 1। ठीक है, इस वजह से 1.03, और इस एक का भी हम लोग क्या करेंगे भाई? दुगना कर देंगे भाई। क्या करेंगे? दुगना कर देंगे। अब ये क्या है देखिए, ये क्या है? 1.
1.03% है। कितना है? 1.03% है। इस जीरो को हटा दूं, इस जीरो को हटा दूं, तो इस जीरो को हटाने से, इसे इस जीरो को हटाने से 13 हो रहा है। देखिए 13 बढ़ रहा है, जीरो को हटाने से 13 बढ़ रहा है। ठीक है, तो 13 लिख दूं। ठीक है सर, लिख दीजिए आप 13। क्या है? ठीक है सर, आप लिख दीजिए 13। तो 13 और 13 दशमलव कुछ और याद लिख लीजिए और याद कर लीजिए। ठीक है, अब ये 3 है, 3 का 2 गुना कर लीजिए। 3 का 2 गुना हो जाएगा 6 और 3 का 3 ही रख लीजिए। तो 13.63%। कितना? 13.63% भाई। ठीक है, ये क्या है? ये 2 गुना हो गया। अब ये दुगुना है, मतलब 13.63% है। मतलब हम कह सकते हैं ये 13 से ऊपर है, 13.13.5 से ऊपर है। तो 13.5 से ऊपर है, इस वजह से हम लोग इसे मोटे तौर पर 14 मान लेते हैं भैया। कितना? 14% मान लेते हैं। अब ये 14% है, तो 14 का 2 गुना कर लीजिए। 14 का 2 गुना कर लीजिए। 14 का 2 गुना कितना होता है? 28 होता है भैया। कितना होता है? 28 होता है। तो 28, ठीक है, क्या है? 28% लिख लीजिए। और 28 के बाद कुछ और याद कर लीजिए, जैसे कि 28.6564, मतलब 28 का आधा आधा। कितना? 28 का 2 गुना। ठीक है, अब ये 28 है। अब 28 का 2 गुना करेंगे तो कितना होगा? 28 का 2 गुना करेंगे तो 56 होगा। कितना होगा? 56 होगा। तो आगे हम लोग याद कर लेते हैं 56। अब 56% के बाद तो कुछ और याद करते ही हैं। तो 56 के बाद आप याद कर लीजिए 1 और 5%। तो याद करने का तरीका सीधा सीधा 2 गुना करते जाइए, 2 गुना करते जाइए। ठीक है, आधा का 2 गुना, 2 गुना कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जीरो को हटा दीजिए और हटाने के बाद ये 13 हो जाएगा। तो ये 13 हो जाएगा जीरो को हटा देने के बाद। अब ये अपने आप में 13.13 से अलग ऊपर है, इस वजह से इसे 14 मान लेते हैं। और 14 का 2 गुना कर दीजिए। कितना कर दीजिए? 2 गुना कर दीजिए, तो 28.64% याद कर लीजिएगा। अब ये 28 है, इस 28 का भी 2 गुना कर लीजिए। अब 28 का 2 गुना 56%। कितना है? 56%। ये याद करने का तरीका है, इसी प्रकार से आप याद कीजिए। एकदम इसे रटते नहीं बैठे कि हाँ 28 56 है, 28 56 28 56 13 13 13 13 1 1, ऐसा नहीं याद करना है भाई। ठीक है, याद करने का एक तरीका भी होता है, आप लोग बार बार लिखोगे तो ये याद हो जाएगा। ये फैक्चुअल चीज है, इसे मैं कुछ नहीं कर सकता, इसे आपको याद करना ही है। ठीक है, इसे बार बार प्रैक्टिस करोगे, बार बार आप लिखोगे तो ऐसा ही ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट है भाई। ठीक, इतना आपको पता चल गया। ठीक है, तो चलिए अब आगे आते हैं और हम लोग देखेंगे क्या, एक एक नदी अपवाह तंत्र को देखेंगे, जिसमें से आज हम लोग कवर कर सकते हैं नर्मदा नदी अपवाह तंत्र को, ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र को, सोन नदी अपवाह तंत्र को, गोदावरी नदी अपवाह तंत्र और महानदी अपवाह तंत्र। ये अपने आप में बड़ा नदी अपवाह तंत्र है। ये क्या है? अपने आप में बड़ा नदी अपवाह तंत्र। इस वजह से गोदावरी नदी अपवाह तंत्र और महानदी अपवाह तंत्र को अगले लेक्चरों में हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। ऐसा करेंगे कि आज के इस क्लास के अंतर्गत नर्मदा नदी अपवाह तंत्र, ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र और सोन नदी अपवाह तंत्र, इसको हम लोग याद कर लेंगे। नर्मदा और ब्राह्मणी को ऐसे पढ़ाऊंगा ट्रिक्स के जरिए कि आपको याद करने की आवश्यकता नहीं रहेगा। एक ही दो क्या रहता है? नदी रहता है, जो कि ब्राह्मणी नदी और नर्मदा नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आएगा। और ये लेगा सोन नदी अपवाह तंत्र लेगा। ठीक है, ये एक क्लास में हो जाएगा। महानदी अपवाह तंत्र एक क्लास में हो जाएगा। दूसरे क्लास के अंतर्गत गोदावरी नदी को पढ़ेंगे, तीसरे क्लास के अंतर्गत गोदावरी नदी को पढ़ेंगे। साथ ही साथ तीसरे क्लास के अंतर्गत गोदावरी नदी जब खत्म हो जाएगा तो ये कम छोटा सा है, इस वजह से इसके अंतर्गत हम लोग जो नदी अपवाह तंत्र है उसमें से जो प्रमुख नदियां हैं उसकी लंबाई को क्रम से याद करेंगे भाई। तटीय शहर जो रहेगा नदी के अंतर्गत उसको हम लोग याद करेंगे गोदावरी नदी को पढ़ने के बाद। ठीक है, तो ये कवर हो जाएगा। ठीक है, तो 34 मिनट भी लग गए इतने में आप लोगों को समझाने में। ठीक है, तो चलिए 2-3 मिनट 4-5 मिनट नर्मदा नदी अपवाह तंत्र, वही 2-3 मिनट ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र लगेगा। उसके बाद 17 से 18 मिनट 20 मिनट के आसपास आपको सोन गंगा नदी अपवाह तंत्र लगेगा, मतलब आधा घंटा और लगने वाला है। अच्छा है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसकी
नर्मदा नदी अपार तंत्र की। तो नर्मदा नदी अपार तंत्र मैप के ही जरिए पढ़ेंगे, किसके अंतर्गत, मैप के ही जरिए पढ़ेंगे। तो नर्मदा नदी अपार तंत्र को मैं बताता हूं, ठीक है। इसको नीचे कर देते हैं ताकि आप लोगों को अच्छा लगे भाई। ये चलिए, ये ऐसा इस प्रकार से, ताकि ये आप लोगों को आसानी हो पढ़ने में भाई। तीनों नदी अपार तंत्र को पढ़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मैकल श्रेणी है, क्या है, मैकल श्रेणी है। अब इस मैकल श्रेणी है भाई, तो पश्चिम की ओर भी बहेगा, पश्चिम की ओर भी नदी का उद्गम होगा, पूर्व की ओर भी नदी का उद्गम होगा, जिसमें से पश्चिम की ओर नदी निकलती है, वो निकलती है कहां से, पश्चिम की ओर निकलती है, वो कहां से निकलती है, कंवर्धा से निकलता है, कबीरधाम जिले से। और कबीरधाम जिले से दो नदी का उद्गम होता है, एक तो है कौन सा, काड़ा, और दूसरा कौन सा है, बंजर। एक है काड़ा और दूसरा है बंजर, ठीक है। एक है कौन सा, काड़ा। बंजर भूमि में ही ताड़ वृक्ष निकलते हैं, उगाई जाते हैं, ठीक है। तो बंजर भूमि में ताड़ा का वृक्ष लगाया जाता है, और वृक्ष लगाते हैं तो उसको नदी की आवश्यकता होती है, इस वजह से नर्मदा नदी के पास जाते हैं। कौन से नदी के पास जाते हैं, नर्मदा नदी के पास जाते हैं भाई, इस ओर जाते हैं, नर्मदा नदी के पास में जाते हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। ये कौन सा हो जाएगा, ये बंजर, और ये है ताड़ा। आपको नर्मदा नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत दो नदी को याद रखना है, बंजर और ताड़ा, सिर्फ दो नदी, बंजर और ताड़ा को याद रखना है नर्मदा नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत, ठीक है। अपवाह तंत्र के अंतर्गत हम लोग नर्मदा नदी अपवाह तंत्र का क्षेत्रफल देखे हैं, प्रतिशत में देखे हैं, चलिए क्षेत्रफल को छोड़ दीजिए, प्रतिशत में देखे हैं, इसका 0.55% क्या है, इसका योगदान है, ठीक है। नर्मदा नदी अपवाह तंत्र का योगदान 0.55% है। नर्मदा नदी क्या है, नर्मदा नदी अपवाह तंत्र की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो है ताड़ा नदी और बंजर नदी। कितनी नदी, दो नदी सहायक नदी है, सहायक नदी। सहायक नदी कौन कौन सी है, तो बंजर नदी है एक, तो कौन सा है, बंजर नदी। दूसरा है कौन सा, दूसरा है ताड़ा नदी। कौन सा है, बंजर और ताड़ा नदी है भाई, ठीक है। ये जो नदी है, ये जो नर्मदा नदी अपवाह तंत्र है, ये छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा नदी अपवाह तंत्र है। ये क्या है, चलिए, ये क्या है, नर्मदा नदी अपवाह तंत्र सबसे छोटा राज्य का, राज्य का, राज्य का सबसे छोटा नदी अपवाह तंत्र है, नदी अपवाह तंत्र है, क्या है, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा नदी अपवाह तंत्र है नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। 0.55% इसका क्या है, योगदान बस, ठीक है। ये पहला नदी अपवाह तंत्र खत्म, ये क्या है, पहला नदी अपवाह तंत्र खत्म हो गया। अब दूसरे नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आते हैं, और दूसरा नदी अपवाह तंत्र आपको देखने को मिलेगा क्या, ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र। कौन सा देखने को मिलेगा, ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र। यह जो ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र है, इसके अंतर्गत हमें यहाँ पे पाठ प्रदेश देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, पाठ प्रदेश देखने को मिलेगा। इसी पाठ प्रदेश से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है शंख नदी, और झारखंड से एक नदी बहते हुए आती है जिसका नाम है कोयल नदी। क्या नाम है, कोयल नदी। और हमारे छत्तीसगढ़ से है वो है शंख नदी। दो नदी है, इन दोनों नदी के मिलने से एक नदी का निर्माण होता है जिसका नामकरण देखने को मिलेगा आपको ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी देखने को मिलेगा। यही जो ब्राह्मणी नदी है, यही एक अपवाह तंत्र का निर्माण करेगा जिसका नाम है ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र, ब्राह्मणी, ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र। तो दूसरा नदी अपवाह तंत्र है ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र, जो कि शंख नदी और कोयल नदी के संगम से बनता है ब्राह्मणी नदी, ठीक। इतना क्लियर भाई। अब इसको याद कैसे करें, ब्राह्मण कोयल को खाते हैं क्या, नहीं खाते। तो ब्राह्मण का कार्य क्या रहता है, ब्राह्मण का कार्य रहता है शंख बजाना, पूजा प्रतिष्ठा करना, ठीक है। तो शंख, ब्राह्मण कोयल को नहीं खाते हैं, वो शंख बजाते हैं, ठीक है, ठीक है।
ये आपको याद कर लीजिएगा। इस प्रकार से ब्राह्मणी नदी भी खत्म। अगर ब्राह्मणी नदी की कुल नदी अपवाह तंत्र की अगर मैं प्रतिशत में अगर बात करूं तो इसका प्रतिशत कितना है भाई? 1.03% है। कितना है? 1.03% आपको देखने को मिलेगा ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र का। इसको जो प्रमुख सहायक नदी है वो देखने को मिलेगा शंख और कोयल नदी पे। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। तो दो नदी अपवाह तंत्र खत्म भैया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे आते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ की जो नदी अपवाह तंत्र में है, जो तीसरा नदी अपवाह तंत्र है सोन नदी अपवाह तंत्र। इसको हम लोग देखते हैं, इसको देखते हैं सोन नदी अपवाह तंत्र। चलिए इसमें देखते हैं, ये इसमें देखेंगे और अच्छे तरीके के साथ हम लोग पढ़ सकते हैं क्या है सोन नदी अपवाह तंत्र। चलिए इसमें इस जगह पे लिख रहा हूं क्योंकि ऊपर में मैं ड्रॉ करूंगा भाई। सोन नदी, सोन नदी अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र। ठीक है, क्वेश्चन है सोन नदी अपवाह तंत्र। अब सोन नदी कहने का मतलब है मुख्य नदी सोन नदी होगा। तो सोन नदी मुख्य नदी होगा तो यहां से एक नदी यहां से अमरकंटक चोटी से, अमरकंटक चोटी में ही है, मैं अमरकंटक में ही है सोनमुड़ा। ठीक है, वहां से एक नदी का उद्गम हुआ है जिसका नाम है सोन नदी। कौन सी नदी? सोन नदी है भाई, ये है। और सोन नदी भी जाकर गंगा नदी में पटना में जाकर क्या हो जाता है? पटना, ये पटना में जाकर मिल जाएगा। ठीक है, ये है। तो ये कौन सी नदी है? ये नदी का नाम है सोन नदी, सोन नदी है भाई। ठीक है, कौन सी नदी? सोन नदी। ठीक, ये हो गए। अब सोन नदी का प्रवाह कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा भाई। सोन नदी का प्रवाह मध्य प्रदेश में होगा इसका उद्गम, और मध्य प्रदेश में बहते हुए ये उत्तर प्रदेश में जाते हुए कहां पे चला जाएगा? बिहार में जाएगा, और बिहार के पटना में जाकर यह गंगा नदी में जाकर विसर्जित हो जाएगा। ठीक, ये आपको पता चल गया। ठीक है भाई, और सोन नदी से हमारे छत्तीसगढ़ की जो प्रमुख नदियां हैं उनका उद्गम होगा और सोन नदी में जाकर विसर्जन होगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे मैं पर्वतों को पढ़ा चुका हूं, बहुत सारे पर्वतों को पढ़ा चुका हूं पिछली कक्षा में। जैसा कि आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूं, यहाँ पास क्या है? देवगढ़ की पहाड़ी है, मांझटोली की पहाड़ी है। यहाँ पे क्या है? मांझटोली की पहाड़ी, मांझटोली की पहाड़ी, पहाड़ी। इसके अलावा यहाँ पास आपको मैं पढ़ाया हूं देवगढ़ की पहाड़ी। क्या पढ़ाया हूं? देवगढ़ की पहाड़ी कैमूर श्रेणी है। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं पढ़ा हूं देवगढ़ की पहाड़ी, यहाँ पे आपको मैं पढ़ाया हूं, चलिए कैमूर पर्वत श्रेणी, उसको चलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वो नीचे का भाग आएगा। जब मैं महानदी पढ़ाऊंगा उसमें आप लोगों को पढ़ा दूं, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पास याद रख लीजिएगा। चलिए नहीं लिखूंगा मैं। ठीक, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सरगुजा में, सरगुजा बेसिन के अंतर्गत छुरी मतीरंगा की पहाड़ी। आप लोगों को पढ़ा चुका हूं छुरी मतीरंगा उदयगढ़ की पहाड़ी। कौन से? छुरी मतीरंगा उदयगढ़ की पहाड़ी पढ़ा चुका हूं। छुरी मतीरंगा, छुरी मतीरंगा उदयगढ़ की पहाड़ी, उदयगढ़ की पहाड़ी। यहाँ पे 15 पार्ट में जसपुर में एक पार्ट पढ़ाया हूं मैं, 15 पार्ट। इस 15 पार्ट में एक चोटी पढ़ा चुका हूं, उस चोटी का क्या नाम है? बखोना चोटी। कौन से? बखोना चोटी, बखोना चोटी। ठीक है, ये पढ़ा चुका हूं भाई। अब इसी बखोना चोटी से, इसी बखोरा चोटी से एक नदी का उद्गम होगा जिसका नाम है कन्हार नदी। कौन सी नदी है? कन्हार नदी है। चलिए तो फिर कन्हार नदी को बनाते हैं भाई, कुछ इस प्रकार से कन्हार नदी बहेगा। ये कौन सी नदी है? कन्हार नदी है। ये कौन सी नदी है? कन्हार नदी, कन्हार नदी है। ठीक है, ये कौन सी नदी है? कन्हार नदी है भाई, जिसका उद्गम हो रहा है बखोना चोटी से हो रहा है। उद्गम जिला है जसपुर जिला। कौन सा है? जसपुर जिला है, प्रवाहित जिला है जसपुर बलरामपुर। कौन सा है? जसपुर बलरामपुर है। ठीक, इनसे भी और भी बहुत सारी सहायक नदियां इनसे आकर मिलेंगे, उसे मैं भी बताऊंगा, लेकिन अभी मुख्य मुख्य नदी देखते हैं। यहां से छुरी मतीरंगा उदयगढ़ की पहाड़ी से एक नदी का उद्गम होगा,
और उस नदी का क्या नाम है? उस नदी का नाम है रिहंद नदी। और रिहंद नदी कुछ इस प्रकार से बहेगा, सरगुजा में बहेगा, सूरजपुर में बहेगा, ठीक है, वो उसके बाद बलरामपुर होते हुए ये चला जाएगा रिहंद नदी। ये कौन सा है? ये है रिहंद नदी भाई। रिहंद नदी कहां पे जाकर मिल जाएगा? उत्तर प्रदेश में जाकर मिल जाएगा। ठीक है, इतना आपको पता चल गया भाई। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा देवगढ़ की पहाड़ी। उस देवगढ़ की पहाड़ी में आपको सोनहट तहसील के अंतर्गत सोनहट का पठार देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? सोनहट के पठार। सोनहट के पठार देखने को मिलेगा। इस सोनहर के पठार इस सोनहट के पठार में एक नदी का उद्गम देखने को मिलेगा, जिस नदी का नाम रहेगा गोपद नदी। उससे पहले मांझ टोली की पहाड़ी से आपको पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि मांझ टोली से पहाड़ी से जो बनास नदी निकलेगा, कौन सी नदी? बनास नदी निकलेगा। इसी बनास इसी बनास नदी का सहायक नदी रहेगा, जो कि सोनहट के पठार से निकलेगा। ये कौन सी नदी है? बनास नदी। ठीक है, इसको कहां पास लिखूं? ये कौन सी नदी है? ये है बनास नदी। ठीक है, और सोनहट के पठार से एक नदी का उद्गम होगा, जिसका नाम है गोपद नदी। कौन सी नदी? गोपद नदी। ठीक है भाई, कौन सी नदी? गोपद नदी। बनास नदी और गोपद नदी। गोपद किसकी सहायक नदी है? बनास की सहायक नदी है। ठीक है, वही यहां से मध्य प्रदेश से बॉर्डर बनाते हुए एक नदी रहेगा, उसका नाम है कौन सा नदी? नेउर नदी। कौन सी नदी? नेउर नदी नाम है। कौन सी नदी भाई? नेउर। नेउर नदी। न्यूर नेउर नेयूर नदी। नेउर नदी है। ठीक है, नेउर नदी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बनाते हुए यह जाकर सोन नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, ये हो गया। तो ये नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आएगा, जिसका नाम है सोन नदी अपवाह तंत्र। और ये गंगा में जाकर मिल रहे हैं, इस वजह से सोन गंगा नदी अपवाह तंत्र कहलाएगा। ठीक है भाई, ये आपको पता चल गया। जिसमें से प्रमुख नदी के अंतर्गत बनास नदी, कन्हार नदी, गोपद नदी, रिहंद नदी, इसको नेउर नदी को याद रखना है भाई। ठीक है, इसके बाद इनकी भी और सहायक नदियां हैं। इनकी भी और सहायक नदी देखने को मिलेगा, जैसा कि बनास की गोपद देखने को मिल गया। वही रिहंद का और भी बहुत सारी नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आपको रिहंद नदी के अंतर्गत सूर्या नदी, मुरनी नदी और महान नदी आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि यहां से आपको एक नदी देखने को मिल जाएगा, संगम मिल जाएगा, जिसका नाम है सूर्या नदी। कौन सी नदी? सूर्या नदी देखने को मिल जाएगा। यहां से महान नदी आ जाएगा, महान नदी। और यहीं से एक और नदी आकर मिल जाएगा, जिसका क्या नाम है? मोरनी नदी। कौन सी नदी? मोरनी नदी। तो तीन सहायक नदी आपको याद रख लेना है। रिहंद नदी के अंतर्गत सूर्या नदी, मोरनी नदी, महान नदी। कौन कौन सी नदी? सूर्या नदी, मोरनी नदी और महान नदी। ठीक है, अब आगे और बढ़ते हैं। यहाँ पे कन्हार नदी की अगर मैं बात करूं, तो कन्हार नदी की भी आपको सहायक नदी देखने को मिलेगा, जैसा कि चनान। यहाँ पे चनान चनान नदी और आपको देखने को मिल जाएगा दो नदी। और वैसे तो दो ही नदी याद रखिए। ठीक है, कौन कौन सा? पेंजन 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 नदी। इसके अलावा पेंजन के अलावा गलफुआ नदी। कौन सी नदी? गलफुआ गलफुआ नदी। ठीक है, गलफुआ नदी को याद रखना है। तो इसके अंतर्गत आपको कितने सारे नदियों को याद रखना है भाई? ये आपको देखने को मिल गया। ठीक है, तो सोनगंगा नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत एक स्क्रीनशॉट लीजिए इसका और आगे बढ़िए भाई। ये बहुत ही अच्छा तरह से दिख रहा है। हम लोग मैप के थ्रू ही पढ़ेंगे सभी नदी अपवाह तंत्र को। ठीक है, जितने भी टॉपिक रहे जिसमें मैप की आवश्यकता रहेगा, उसको हम लोग मैप के ही थ्रू पढ़ेंगे। जैसे आप लोगों को मैप में पढ़ने से बहुत सारे याद होते हैं। देखिए भाई, मैं याद किया हूं मैप के ही थ्रू, तो मैप के ही थ्रू मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को भी। तो मैप से आप लोगों को समझने में विकसित हो जाता है कि कहां से कौन सी नदी उद्गम होते हैं और कहां कहां पास इसका प्रवाह आपको देखने को मिलेगा भाई। ठीक है, अब सोन नदी के बारे में आपको क्या याद रखना है? इसका उद्गम हुआ है कहां पे? इसका उद्गम हुआ है
मध्य प्रदेश में, अमरकंटक की पहाड़ी में। और अगर स्थान पूछ लेगा तो स्थान कौन सा ले लेना है, सोनमुड़ा। कौन सा ले लेना है, सोनमुड़ा। सोनमुड़ा कौन सा ले लेना है, सोनमुड़ा। ठीक है, कौन कौन, सोनमुड़ा ले लेना है। सोनमुड़ा से सोन नदी का उद्गम हुआ है, अमरकंटक पहाड़ी है। ठीक है, अमरकंटक पहाड़ी भी है, अमरकंटक पहाड़ी। ठीक है, अमरकंटक पहाड़ी के सोनमुड़ा से इसका उद्गम हुआ है। विसर्जन होगा कहां पे, पटना पे। कहां हो रहा है विसर्जन, विसर्जन हो रहा है पटना में। कहां पे, पटना में हो रहा है भाई। इनकी जो सहायक नदियां हैं उसमें से कन्हार नदी, रिहंद नदी, बनास नदी, गोपद नदी, न्योर नदी, ये क्या है, इनकी सहायक नदियां भाई। ठीक है, इनकी जो सहायक नदी है उनमें देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे किसकी, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग बनास नदी की, गोपद नदी की, न्योर नदी है। पहला छोटा छोटा है उसको हम लोग अच्छे से देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़े। ठीक है, तो पहला कौन सा देखेंगे, पहला देखें हम लोग बनास नदी को। कौन से, बनास नदी को देखें। और बनास नदी का उद्गम कहां से होता है, चलिए मैप में इसको देखते हैं, मैप में नहीं देखते हैं, बनास नदी पहले लिख लेते हैं, बनास नदी। अब बनास नदी की अगर मैं बात करूं तो इसका अगर उद्गम देखें, इसका अगर उद्गम देखें तो इसका उद्गम कहां से हुआ है, इसका उद्गम, ठीक है, इसका उद्गम अगर देखें तो इसका उद्गम कहां से हुआ है भाई, तो इसका उद्गम हुआ है बनास नदी का मांझ टोली की पहाड़ी से। कहां से, मांझ टोली की पहाड़ी से, मांझ टोली की, मांझ टोली की, मांझ, मांझ टोली की पहाड़ी से। ठीक, इतना हम लोग देख चुके हैं। मांझ टोली की पहाड़ी से हुआ है, कहां पे हुआ है, किस जिले से हुआ है, तो कोरिया में, कोरिया से हुआ है। कोरिया से नहीं हुआ है, ये कोरिया से नहीं हुआ है, मांझ टोली की पहाड़ी से हुआ है। ये है भरतपुर तहसील में। कहां पे है, भरतपुर तहसील, भरतपुर तहसील में है। कहां पे है, भरतपुर तहसील मतलब मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी, भरतपुर जिले में। ठीक है भाई, इसका जो विसर्जन हो रहा है, इनका जो विसर्जन हो रहा है वो कहां पास हो रहा है, इनका विसर्जन हो रहा है सोन नदी पे। कहां पे हो रहा है, सोन नदी पे हो रहा है, सोन नदी पे हो रहा है विसर्जन। इनकी जो सहायक नदी है, इनकी जो सहायक नदी है, उस सहायक नदी का क्या नाम है, तो सहायक नदी का नाम है गोपद नदी। कौन सा नदी, गोपद नदी नाम है भाई। ठीक है, ये हो गया। तो बनास नदी के अंतर्गत आपको इतना ही सारा फैक्ट याद रखना है। अब गोपद नदी है, कौन सा, गोपद नदी है, तो गोपद नदी के अंतर्गत आपको क्या याद रखना है, गोपद नदी के अंतर्गत कि यह किसकी सहायक नदी है, यह बनास नदी की सहायक नदी है, जिसका उद्गम किससे हुआ है, इसका उद्गम हुआ है कहां से, इसका उद्गम हुआ है सोनहट के पठार से। कहां से, सोनहट के पठार से, सोनहट के पठार से। ये जो सोनहट के पठार है, ये सोनहट के पठार कहां पास है, तो ये सोनहट के जो पठार है यह किस जिले पे स्थित है, यह किस जिले पे स्थित है, सोनहट के पठार मतलब सोनहट तहसील। कौन सा, सोनहट तहसील। और ये जो सोनहट तहसील है ये किस जिले में है, कोरिया, कोरिया में है। ठीक है, सोनहट तहसील, सोनहट तहसील। ठीक है, उद्गम स्थल सोनहट तहसील, सोनहट के पठार से होता है। ये विसर्जन कहां पे होता है, तो फिर इसका विसर्जन आपको देखने को मिलेगा, विसर्जन देखने को मिलेगा कहां पास, बनास नदी पे। कहां पास, बनास नदी पे, बनास नदी पे इसका विसर्जन देखने को मिलेगा भाई। ठीक है, इतना आपको पता चल गया किसके अंतर्गत याद रखना है, बनास नदी के अंतर्गत। अब अगला जो नदी है वो है नेउर नदी। कौन सा है, नेउर नदी है। इस नेउर नदी का आपको क्या याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज इसके अंतर्गत याद रखना है कि यह छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाती है। तो ये क्या याद रखना है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के सीमा बनाती है। क्या करते हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा बनाती है। ठीक है, ये कौन सा है, नेउर नदी है। बस इतना ही आपको याद रखना है, तीन नदी के अंतर्गत, जिसमें से पहला कौन सा है, पहला है बनास नदी।
और बनास नदी के अंतर्गत आपको क्या याद रखना है, उसका उद्गम स्थल, विसर्जन और उनकी सहायक नदी है। और उसके बाद आपको एक और नदी देखने को मिला है, इस एक और नदी है गोपद नदी। इस गोपद नदी के अंतर्गत उद्गम स्थल, जिले, विसर्जन, इतना बस याद रखना है। उसके बाद नेहरू नदी को याद रखना है भाई। ठीक, चलिए तो फिर और आगे बढ़ते हैं, अगला नदी देखते हैं कौन सा, रिहन नदी। रिहन नदी, रिहन नदी बहुत सारे सहायक नदी इनसे भी देखने को मिलेगा, आकर मिलने वाले देखने को मिलेगा, जिसमें से इसका उद्गम स्थल पहले देख लेते हैं। तो इसका उद्गम स्थल आपको कहां पर देखने को मिलेगा, छोरीमा तिरंगा की पहाड़ी पे देखने को मिलेगा। उद्गम स्थल देखते हैं, उद्गम स्थल, अगर इसके उद्गम स्थल की मैं बात करूं तो कौन सा है, छोरी, छोरी मतिरंगा, उदयगढ़ की पहाड़ी, उदयगढ़ की पहाड़ी किस जिले में है, अंबिकापुर, अंबिकापुर मतलब सरगुजा, सरगुजा में इसका उद्गम स्थल देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, इसका जो विसर्जन है, इसका जो विसर्जन होने होगा वो कहां पास होगा, तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में, कहां पे, उत्तर प्रदेश के यूपी के सोनभद्र, सोनभद्र जिले में, सोनभद्र जिले में सोन नदी पर इसका विसर्जन देखने को मिलेगा। कहां पास, सोनभद्र जिले में सोन नदी पे, सोन नदी पे इसका विसर्जन देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा भाई। इसके अलावा रिहन नदी से आपको क्या याद रखना है, इसे प्राचीन काल में, इसको प्राचीन काल में रेड नदी के नाम से जाना जाता है। किस नदी से, रेड नदी से। तो इसका प्राचीन नाम, प्राचीन नाम क्या याद रखना है, रेड नदी, रेड नदी याद रखना है। कौन सी नदी, रेड नदी याद रखना है भाई। ठीक है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है, अब कुल लंबाई बोल रहा हूं मतलब छत्तीसगढ़ में और उत्तर प्रदेश में इसकी कुल लंबाई। ठीक है, तो इसकी कुल लंबाई आपको देखने को मिलेगा कितना, तो 250 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई देखने को मिलेगा रेहन नदी का, कितना, 250 किलोमीटर, जिसमें से हमारे छत्तीसगढ़ की लंबाई देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ में लंबाई, छत्तीसगढ़ में लंबाई देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ में कितनी बातें हैं, कितने किलोमीटर बातें हैं, तो छत्तीसगढ़ में 145 किलोमीटर बातें हैं, 145 किलोमीटर मतलब 105 किलोमीटर बातें हैं उत्तर प्रदेश में भाई। ठीक, इसके अलावा आपको इनकी सहायक नदी, क्या, सहायक, सहायक नदी याद रखना है। ठीक है, सहायक नदी के अंतर्गत कौन कौन सी नदी, महान नदी, सूर्य नदी और मोरनी नदी। सूर्या, महान, मोरनी और एक और याद रख लीजिए, घुंघुट्टा, घुंघुट्टा नदी। ठीक है, तो सहायक नदी के अंतर्गत सूर्य नदी, महान नदी, मोरनी नदी और घुंघुट्टा नदी आपको याद रखना है। ठीक है, ये क्या है, इनकी सहायक नदियां भाई। इसकी विशेषता क्या है, चलिए इसकी विशेषता मैं बता देता हूं। इसकी विशेषता यह है कि इनका जो रिहन नदी है, यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में जब जाती है तो मिर्जापुर में एक डैम बना है। क्या बना है, एक डैम बना है जिसका नाम है क्या, गोविंद वल्लभ पंत सागर। क्या नाम है इस डैम का, गोविंद, गोविंद वल्लभ पंत सागर, पंत सागर ये बना हुआ है। क्या बना है, गोविंद वल्लभ पंत सागर बना है। ये एक जलाशय है, कहां पे बना है, मिर्जापुर में। कहां पे, मिर्जापुर, मिर्जापुर में बना है। कहां पे, मिर्जापुर। ठीक, मिर्जापुर में बना है भाई। कौन सा, गोविंद वल्लभ पंत सागर, ये उनकी विशेषता के रूप में याद रखिए, जिसे हम लोग रिहंद बेसिन भी, रिहंद बेसिन के नहीं, रिहंद बांध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिहंद बांध बोलते हैं भाई। ठीक है, तो विशेषता क्या याद रखना है आपको, विशेषता आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश के यूपी के मिर्जापुर में, मिर्जापुर में रिहंद बांध, रिहंद बांध, रिहंद बांध का निर्माण किया गया है। गोविंद, जिसे हम लोग गोविंद वल्लभ पंत सागर कहते हैं भाई।
ठीक है, ये क्या है, ये है रिहंद नदी के अंतर्गत। इतने फैक्ट को आपको याद रखना है। ठीक है भाई, इसके अलावा आपको एक और नदी को याद रखना है जो कि है कन्हार नदी। कौन सी नदी है, कन्हार नदी है भाई। ये कन्हार नदी आज के अपवाह तंत्र का, सोन नदी अपवाह तंत्र का लास्ट नदी है। इसको देखते हैं तो फिर, ठीक है, कौन सा, कन्हार नदी, कन्हार नदी। अब ये कन्हार नदी है, इसके बारे में आपको क्या याद रखना है, सीधा सीधा बात, उद्गम स्थल, उद्गम स्थल। इसका उद्गम स्थल कौन सा है जी, पंडरापाठ के, पंडरापाठ के एक चोटी है जिसका नाम है बखोना चोटी, बखोना चोटी। इस बखानवा चोटी से इसका उद्गम होता है। ये कहां पास है भाई, जसपुर जिले में, जसपुर जिले में है। ठीक है, और कन्हार नदी का विसर्जन कहां पे होता है, तो विसर्जन इसका होता है सोनभद्र जिले, उत्तर प्रदेश के, यूपी के सोनभद्र, सोनभद्र जिले में होता है। कहां पे, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में होता है। सोन नदी पर, किस पर, सोन नदी पर, सोन नदी पर। ठीक है भाई, ये याद रखना है। इसकी जो कुल लंबाई है, कुल लंबाई है, इस कुल लंबाई को आपको याद रखना है कितना, तो इसकी कुल लंबाई याद रखना है 115 किलोमीटर। कितना, 115 किलोमीटर है, 115 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। एक कन्हार नदी की, सहायक नदी की अगर मैं बात करूं, तो इसकी सहायक नदी के अंतर्गत आपको बहुत सारे सहायक नदी याद रखना है, सहायक नदी। अब इसके सहायक नदी के अंतर्गत आपको याद रखना है शनान नदी, जिसे हम लोग चिनान नदी भी कहते हैं। क्या नदी, शनान, चनान नदी। चनान नदी के अलावा पेंजल नदी, पेंजल नदी, पेंजल नदी के अलावा गल्फुआ, गल्फुआ नदी। गल्फुआ के अलावा आपको एक और नदी याद रखना है, सिंदूर नदी। कौन सी नदी, सिंदूर नदी। तो आपको चार नदी याद रखना है, चनान नदी, पेंजल नदी, गल्फुआ नदी और सिंदूर नदी पे। ठीक है, अच्छा, सिंदूर नदी को वहां पास नहीं बता पाया हूं, ठीक है, वहां पे ऐड कर लीजिए सिंदूर नदी। ठीक है, और घुंघुट्टे नदी को भी मैं रिहंद नदी के अंतर्गत नहीं बता पाया हूं, उसको भी आप लोग ऐड कर लीजिएगा। कौन कौन सी नदी, चनान नदी, पेंजल नदी, गल्फुआ नदी और सिंदूर नदी। ठीक है, इस नदी की, कन्हार नदी की अगर विशेषता की अगर बात की जाए तो इसकी विशेषता क्या है भाई, तो इसकी विशेषता क्या है, यह नदी छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा बनाती है। किसकी किसकी, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ व झारखंड की, झारखंड की सीमा बनाती है, बनाती है। ठीक है, इस नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत बस इतना ही याद रखना है, सोन नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत। ठीक है भाई, चलिए एक बार थोड़ा सा और रिवीजन कर लेते हैं, कौन सी नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत कौन सा आएगा। चलिए, आवश्यकता नहीं है, क्या है, आवश्यकता नहीं है, बार बार मैं बता दिया, नक्शे में भी आप लोगों को बता दिया हूं और यहाँ पे भी आप लोगों को लिख कर बता दिया। ठीक है, तो आपको यह क्लास कैसा लगा, कमेंट करके बताएंगे कि कैसा लगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को संतुष्टि मिली होगी इस क्लास के अंतर्गत। ठीक है, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा भाई, और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और अगर हमारे चैनल में नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इनकी अगर देखें तो अच्छे अच्छे तरीके से आप वीडियो देखने को मिलेगा, क्लास देखने को मिलेगा, जो भी वैकेंसी आएगी उसकी आप लोगों को क्लास देखने को मिलेगा भाई। ये पूर्णतः आप लोगों के लिए निःशुल्क क्लासेस दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।